नमस्कार साथियों। आज का हमारा टॉपिक है वर्णमाला। वर्णमाला में जितनी भी परिभाषाएं हैं, शब्द का जो वर्गीकरण है वो हम पहले समझा चुके हैं। आज हम वर्णमाला को याद करने के लिए एक सारणी समझेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, जैसे हम वर्णमाला के विषय में जान चुके हैं कि वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला बोलते हैं। हिंदी वर्णमाला में टोटल 52 वर्ड है। ठीक है, हिंदी वर्णमाला में टोटल 52 वर्ड है। अब इन 52 वर्डों में क्या क्या है? 11 स्वर है प्लस 2 अयोग वहां है। देखिए, ये चीज आपको याद होनी चाहिए। ठीक, प्लस 33 व्यंजन है। देखिए, 33 व्यंजनों में क्या क्या है? 25 स्पर्श व्यंजन है प्लस 4 अंत्यस्थ है और प्लस 4 ऊष्म है, ऊष्म व्यंजन। उसके बाद हमारे पास 4 संयुक्त व्यंजन है। इन 33 के अतिरिक्त 4 संयुक्त व्यंजन है। ठीक है, और प्लस 2 द्विगुण है। ठीक है, ये हमारी पूरी वर्णमाला का जो विभाजन है इस आधार पर है। चलिए हम पहले सारणी को बनाने का शुरुआत करते हैं। और इस शुरुआत में सबसे पहले ये जो 25 स्पर्श व्यंजन है हम इनको सेटल करेंगे। क्योंकि इन 25 व्यंजनों को 5 वर्गों में बांटा गया। कौन से 5 वर्ग? सबसे पहला आता है का वर्ग, फिर चा वर्ग, फिर टा वर्ग, फिर ता वर्ग और फिर पा वर्ग। और इनको बांटा किस आधार पर गया? इनको बांटा गया है इनके उच्चारण स्थान के आधार पर। कैसे, आप समझिएगा। देखिए, पहले का वर्ग को समझिए। का वर्ग में क्या आएगा? का, खा, गा, घा, इन्या। फिर चा वर्ग में चा, छा, जा, झा, वा। उसके बाद टा वर्ग में टा, ठा, डा, ढा, अड़ा। फिर ता वर्ग में ता, था, दा, धा, ना। उसके बाद पा वर्ग में आता है पा, फा, वा, भा और मा। ये हो गए हैं सारे हमारे वर्गीकरण। ठीक है, ये 25 हमारे स्पर्श व्यंजन है। कहां से कहां तक? का से लेकर मा तक। इनका विभाजन किस आधार पर है? मैंने आपको बताया था, इनको बांटा गया है इनकी उच्चारण स्थान के आधार पर। कैसे उच्चारण स्थान के आधार पर? अभी आपको बताता हूं। देखिए, जब आप का बोलेंगे तो आपको समझ में आएगा कि आपका जोर कहां पर सबसे ज्यादा पड़ रहा है। कंठ पर। तो का वर्ग होता है कंठ। ठीक है, उसके बाद जब आप चा बोलेंगे तो जीभ आपकी तालू से टकराएगी, तो तालव्य। ठीक, वैसे ही जब आप टा बोलेंगे तो मूर्धन्य। उसके बाद जब आप इस ता को बोलेंगे तो आप देखेंगे आपकी जीभ जो है वो दांतों में जाके टकराएगी। बोलिए ता, है ना? था, दा, धा, ना। तो ये दंते हो गए। उसके बाद जब आप पा बोलेंगे तो आप देखेंगे आपके जो होंठ हैं वो चपक रहे हैं। आप बिना होंठों को चपकाए पा, फा, बा, भा, मा बोल ही नहीं सकते। तो इसका मतलब पा हमारा किस उच्चारण स्थान पा का कहां पर है? ओष्ठ। ठीक है, ये हमारे उच्चारण स्थान के आधार पर हमने अपने 25 स्पर्श व्यंजनों को या फिर जो 5 हमारे वर्ग हैं उनको विभाजित कर दिया है। ठीक है, इसके अतिरिक्त देखिए, हमने अपने 25 स्पर्श व्यंजनों के उच्चारण स्थान को समझ लिया है। अब हम बात करते हैं अपने अंत्यस्थ व्यंजन। तो अंत्यस्थ व्यंजन हमारे क्या थे? या, रा, ला और वा। देखिए, ये अलग प्रकृति के वर्ड है। ठीक है, परंतु इनका उच्चारण स्थान तो कहीं ना कहीं होगा। इसको याद करने की ट्रिक मैं आपको बताता हूं। या है तो देखिए तालव्य, तालव्य में या आता तो आप यहीं से याद कर लीजिए। इसको यहीं से सारणी को कंटिन्यू करते हैं। और या है तो यहां पर या को सेट करिए, फिर रा, उड़ंतु रा है तो रा को सेट करिए और दंत के आगे ला सेट कर दिए। या रा ला सेट हो गया।
आपका बचा है बा। बा को आप किनारे रख दीजिए। क्यों? क्योंकि इसकी ध्वनि अलग से सेट होगी। सेम चीज आप ऊष्म व्यंजनों के साथ करेंगे। ऊष्म व्यंजन क्या होते हैं हमारे? श, श, सा और हा। देखिए हा की जो उच्चारण स्थिति है, ये जो ऊष्म व्यंजन है हमारे, ऊष्म व्यंजन है, ये अंत्यस्थ है, अंत्यस्थ है। अंत्यस्थ व्यंजन है और ये हमारे ऊष्म, ये इनकी प्रकृति है। अब वो कैसी प्रकृति वो भी आपको समझाते, पर इनका उच्चारण स्थान होगा। उच्चारण स्थान क्या है? फिर से सेम, शा, शा, ये वाला सा यहां पर, और ये हा बचा है, ये हा सबसे ऊपर जाएगा, मतलब यहां पर। ये आपके ये 33 व्यंजन सेट हो गए। ठीक है, अब बात करते हैं 11 स्वरों की। 11 स्वरों की बात, चूंकि वर्णमाला की शुरुआत स्वरों से होती है तो यहां पे भी हम स्वर ही लिखेंगे, आ। ठीक है, उसके बाद हमने यहां या और शा स्थापित किया है, तो आ के बाद आता है हमारा ई, उसके बाद हमारा ऊ आता है। ऊ या सेट करेंगे हमारा ओष्ठ। देखिए ओष्ठ और ऊ एक साथ सिमिलर साउंड कर रहे हैं, तो यहां पर ऊ सेट कर दीजिए। ठीक है, और उसके अतिरिक्त ऋर आता है। ऋर आपको उड़ंतू रा यहां पर है, तो इस ऋर को यहां पर सेट कर दीजिए। ये पूरी वर्णमाला की उच्चारण स्थिति के आधार पर हमने एक सारणी स्थापित कर ली। आप इस सारणी को बनाना पहले सीख लीजिए। कैसे बनाना है? सबसे पहले 25 स्पर्श व्यंजनों को सेट करना है। उसके बाद 4 अंत्यस्थ व्यंजन को हमें उनकी उच्चारण स्थान के आधार पर सेट करना है। कैसे? या है तो तालब में या है तो या, उसके बाद रा, उड़ंतु रा है तो रा, उसके बाद हमें ला सेट करना है। वाह हमें अलग रखना है। वाह अलग क्यों रखना है वो हम आपको बता रहे हैं। क्यों? क्योंकि एक बात तो, पहली बात तो यहाँ पर सेट हो ही चुका है, तो अब वाह दोबारा नहीं हो सकता। हो तो सब कुछ सकता है, पर याद करने के लिए आप याद रखिए कि ये वाह जो है ये अलग सेट होगा। ठीक, वैसे ही शा के लिए यस, या फिर इस टाइप से आप एक सारणी बना लीजिए। आपको पूरी वर्णमाला हमने उच्चारण स्थिति के आधार पर इनकी सेट कर दी है। ठीक है, अब बात करते हैं ये अंत्यस्थ व्यंजन क्या होते हैं। तो देखिए अंत्यस्थ व्यंजन वे व्यंजन होते हैं जिनकी स्थिति जो होती है या जिनकी प्रकृति जो होती है वो स्वर और व्यंजन के बीच में होती है। जैसे आपको मालूम है या और जो वाह होता है ये अर्ध व्यंजन, अर्ध स्वर होते हैं। ठीक है, आपको मालूम होगा जो या और वाह है ये अर्ध स्वर है। उसके बाद जो रा होता है, रा हमारा लुंठित व्यंजन होता है। ठीक, लुंठित व्यंजन, और ला हमारा पार्श्विक है। ठीक, इसीलिए इनकी जो अंत्यस्थ व्यंजन वे व्यंजन होते हैं जिनकी स्थिति स्वर और व्यंजन के बीच में होती है। मैंने आपको बता दिया कैसे। वैसे ऊष्म व्यंजन वे व्यंजन होते हैं जिनके उच्चारण के समय में ऊष्मा निकलती है, जिनके उच्चारण के समय में ऊष्मा निकलती है। ठीक है, देखिए ये तो इनकी उच्चारण स्थिति या उच्चारण स्थान के आधार पर हमने वर्गीकरण कर लिया, लेकिन हमने इससे पहले वाले वीडियो में आपको बताए थे 4 व्यंजनों की या वर्णमाला को और 4 प्रकार से विभक्त किया गया। कैसे? जो वर्ण है हमारे उनमें उत्पन्न होने वाले कंपन या उनके उच्चारण के समय उत्पन्न होने वाले कंपन के आधार पर भी इनको वर्गीकृत किया गया है। जैसे ये जो हमने आपको याद होगा, आपको अघोष और सघोष, अल्प प्राण और महाप्राण बताया। तो बस ये वही चीज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि कौन से वर्ग या कौन कौन से व्यंजन अघोष होते हैं, कौन कौन से व्यंजन सघोष होते हैं। इसका तात्पर्य यह है कि जब कौन सा व्यंजन हम बोलते हैं जिससे हमारे जो कंठ है उसमें कंपन उत्पन्न होता है। जैसे सबसे पहले हम बात करते हैं अघोष की। अघोष को सेट करते हैं तो आपको याद रखना है वर्णमाला किससे स्टार्ट होती है? आ से। तो आ से स्टार्ट होती है, इसका मतलब शुरुआत भी इस सारणी में अघोष से होने वाली है। तो ये अघोष है। अब अघोष का तात्पर्य क्या है? ये जो आपके 5 व्यंजन, एक बार फिर से समझ लीजिए, ये जो आपके 5 वर्ग है, मैंने आपको 25 स्पर्श व्यंजन बताए थे, ये अघोष और सघोष, उन्हीं के लिए ये ट्रिक लागू होने वाली है। ठीक है, इसमें अघोष प्रत्येक वर्ग का पहला व्यंजन, प्रत्येक वर्ग का पहला व्यंजन अघोष होता है। अघोष का मतलब होता है ऐसे व्यंजन जिनको बोलने में कंपन नहीं होता। आप का को बोलिए, आपके कंठ में कंपन नहीं होगा। चा बोलिए, ता बोलिए, टा बोलिए, पा बोलिए, कंपन नहीं होगा। उसके बाद प्रत्येक वर्ग का दूसरा व्यंजन भी अघोष होता है।
आप इनको बोलिए, तुरंत ट्राई करिए, मेरी मत मानिए, तुरंत ट्राई करिए। खा, छा, ठा, ठा, फा, अघोष। लेकिन इसके बाद जब आप गा बोलेंगे, देखिए गा, घा, इंग्या, लेकिन जब आप का, खा बोलेंगे, लेकिन गा, तो आपको वाइब्रेशन समझ में आएगी। तो प्रत्येक वर्ग का दूसरा, तीसरा और चौथा, सॉरी, तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ग क्या होता है? सघोष। ठीक, सघोष, सघोष और सघोष। ठीक है, ये आपका सघोष के आधार पर हमने जो स्पर्श व्यंजन है उनको स्थापित कर दिया। उसके बाद हमने आपको बताया था अल्प प्राण और महाप्राण। तो अल्प प्राण और महाप्राण क्या होते हैं? अल्प प्राण जिन व्यंजनों के उच्चारण के समय वायु जो होती है कम निकलती है, तो उनको अल्प प्राण बोलते हैं। फिर से इसको याद करने की ट्रिक वही है, व्यंजन हमारी वर्णमाला किससे शुरुआत होती है? आ से। तो हमारा शुरुआत सारणी में भी किससे होगी? अल्प प्राण से। तो प्रत्येक वर्ग का पहला वर्ण जो होता है वो अल्प प्राण होता है। आप बोलिए, का बोलेंगे वायु निकलेगी नहीं, चा, टा, ता, पा बोलेंगे कोई वायु नहीं निकलेगी। और याद रखिए, प्रत्येक वर्ग का अल्प प्राण के लिए आप, मैं यहां पे लिखे दे रहा हूं, अल्प प्राण के लिए प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण जो होगा है वो अल्प प्राण होगा। मतलब इसमें का अल्प प्राण, गा अल्प प्राण और उसके बाद इंग्या अल्प प्राण होगा। ठीक है, और महाप्राण के लिए क्या होता है? जिसमें वायु ज्यादा निकले। आप खा बोलिए, जब आप खा बोलेंगे तो वायु का प्रवाह होगा, तो ये महाप्राण हो गया। देखिए, आपको ये चीजें बेशक लिखे हुए शायद ना दिख रही हूं, पर मैं आपको बोल रहा हूं तो आप उस चीज को ध्यान रखिए। ठीक है, मैं हाथ रख रहा है इसलिए ये बिगड़ जा रहा है बार बार। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है यहां तक? अल्प प्राण और महाप्राण हमारे ये 25 व्यंजनों को मैंने अच्छे से स्थापित कर दिया है। ठीक है, अब बात करते हैं जो हमारे अंत्यस्थ व्यंजन होते हैं। अंत्यस्थ व्यंजनों, चूंकि हमने व्यंजन में अपना समझाया था आपको, व्यंजन में कितने 33 व्यंजन है, तो उन 33 व्यंजनों का पहले वर्गीकरण कर रहे हैं। 25 स्पर्श व्यंजनों को मैंने आपको समझा दिया। उसके बाद अंत्यस्थ व्यंजन पे आते हैं। अंत्यस्थ व्यंजन की प्रकृति कैसी होती है? चूंकि याद रखिए, अंत्यस्थ व्यंजन है तो आ से अंत्यस्थ, आ से अल्प प्राण। याद रखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आ से अंत्यस्थ, आ से अल्प प्राण। बोलिए य, र, ल, व। याद कर, अगर याद हो जाए तो याद, वरना आप तुरंत अप्लाई करिए। या बोला कोई ध्वनि नहीं, रा बोला कोई वायु नहीं, वा बोलेंगे कोई ध्वनि नहीं, मतलब आप समझ रहे हैं ना, कोई वायु नहीं। प्राण मीन्स वायु, तो अल्प प्राण। उसके बाद जब आप फिर इसको ट्राई करिए, जब आप या, रा, ला, वा बोलेंगे तो आपको कंपन महसूस होगी, और यदि कंपन है तो अल्प प्राण के साथ सघोष। ठीक, अब हमने अंत्यस्थ व्यंजनों को भी सेटल कर दिया। अब बात आती है ऊष्म व्यंजन की। ऊष्म व्यंजन को आप सेटल करिए। देखिए, जब आप ऊष्म व्यंजन बोलेंगे, आप सा बोलिए, आप तीनों सा बोलिए। अगर आप सा से समझ में नहीं पा रहे तो हा बोलिए। जैसे ही आप हा बोलेंगे तो आपके मुख से गर्म वायु बहुत तेज निकलेगी, और यदि वायु निकल रही है और वो भी अच्छी खासी, तो मतलब महाप्राण। ठीक है, उसके बाद जब आप शा, शा, शा बोलेंगे, 3 सा बोलेंगे तो कोई कंपन नहीं है। एक चीज याद रखिएगा, जब आपने तीनों सा बोले, इस अर्ध स्वर को मैं मिटा दे रहा हूं, जब आपने 3 सा बोले तो इसमें कोई कंपन नहीं, तो मतलब ये अघोष है। ठीक, और जब आप हा बोलेंगे, हा बोलेंगे तो आपको कंपन महसूस होगी, तो ये सघोष होता है। ठीक है, ठीक, आपके अघोष, सघोष, उच्चारण, स्थान और सब जो वर्णों की प्रकृति होती है, उसके आधार पर एक सारणी को मैंने व्यवस्थित किया है। इस सारणी में, ये सारणी आपको लगभग याद होनी चाहिए, और याद का मतलब कंठस्थ होनी चाहिए। इसमें आपको कोई डाउट होना ही नहीं चाहिए। ठीक है, एक बार मैं आपको फिर से इस सारणी को एक्सप्लेन कर दे रहा हूं। हमारी वर्णमाला में कितने व्यंजन होते हैं? 33। 33 को विभक्त किया जाता है 25 स्पर्श, 4 अंत्यस्थ और 4 ऊष्म के आधार पर। उसके बाद हमारे 11 व्यंजन होते हैं। इतने क्या नाम वर्णों को हमने इस सारणी में स्थापित किया है। सबसे पहले 25 व्यंजनों को 5-5 के वर्ग में स्थापित किया गया है, विभाजित किया गया। का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग। ये का वर्ग के सारे व्यंजन है, का, खा, गा, घा, इंया। ये चा वर्ग के सारे व्यंजन है, ये टा वर्ग के सारे व्यंजन है, ये
ता वर्ग के और ये पा वर्ग के। पहले हमने व्यंजनों को स्थापित कर लिया, उसके बाद जब अंत्यस्थ व्यंजन की बारी आई तो मैंने आपको बताया था कि तालव्य में या है तो या से शुरुआत होगी तालव्य की, या फिर उसके बाद नीचे रा, फिर ला। रा को याद करने के लिए मूर्धन्य में उड़ंतु रा है तो रा से रा सेटल होगा, उसके बाद ला नीचे वाला आ ही जाएगा। उसके बाद वा को मैंने अलग रखने के लिए बोला है, उसके पीछे एक अलग कारण है, वो अभी बताता हूं आपको। उसके बाद हमने ऊष्म व्यंजनों को सेटल किया, ऊष्म है तो या के साथ सा को सेटल किया, नीचे रा के साथ रा सा को सेटल किया और ला के साथ सा को सेटल किया, ठीक है। उसके बाद हमने जो हमारे व्यंजन स्वर बचे हैं, स्वर जो 11 बचे थे उनको सेटल किया, आ ई उड़ंतु मूर्धन्य उड़ंतु रा के साथ हमने ऋ को सेटल किया, क्योंकि हम जानते ही हैं। उसके बाद ओष्ठ है, ओष्ठ के साथ सिमिलर बन रहा है, ऊ बन रहा था तो हमने ऊ को सेटल किया। अब देखिए हमारे स्वरों में कौन कौन से चार स्वर बचे हैं। एक हमारा 4 स्वर बचे हैं ए ऐ, और हमारे दूसरे स्वर बचे हैं ओ औ। ये आपको दिख नहीं रहा होगा, ये 4 ये स्वर हमारे बचे हैं। एक तो वाह हमारा बचा था, एक हमारे बचे हैं ए ऐ, और एक हमारा बचा है ओ औ, ठीक है। इन 3 की अभी हमारी जो उच्चारण स्थान है अभी वो डिसाइड नहीं है, अब वो इसको डिसाइड करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं ए ऐ की। देखिए जब ए बनाएंगे, अगर आप संधि पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि ए जो बनता है वो आ प्लस ई से बनता है, ठीक है। और यदि आ और ई से बनता है तो आ हमारा उच्चारण स्थान है कंठ, और ई का उच्चारण स्थान है तालु, तो कंठ तालु। वैसे ही जब आप ओ को देखेंगे तो ओ का उच्चारण स्थान क्या होगा, ओ बनता है आ प्लस ऊ से, ठीक है। और जब आप आ और ऊ को देखेंगे तो आपको पता चलेगा आ का उच्चारण स्थान होता है कंठ और ऊ का उच्चारण स्थान होता है ओष्ठ। देखिए ओष्ठ, तो इसकी ध्वनि क्या होगी, कंठोष्ठ, ठीक है, इसमें कोई समस्या नहीं। उसके बाद वा को देखेंगे, वा की ये आपको सिर्फ याद करनी है, इसके ऊपर मैं स्टार बना दे रहा हूं, इसकी ध्वनि होती है दंत्योष्ठ, ठीक। आपकी पूरी वर्णमाला की जो उच्चारण स्थान है, उनकी ध्वनियां हैं, उनकी प्रकृति कैसी है, अघोष कौन सा है, अल्प प्राण कौन सा है, ये इस पूरी सारणी में मैंने आपको समझा दिया। देखिए बेशक ये थोड़ा सा मेसी हो गया है, पर आपको चीजें समझ में आ रही होंगी, ठीक है। अब बात करते हैं इसके नेक्स्ट जो रस चीजें बची हुई हैं, अभी संयुक्त व्यंजन बचे हैं, ठीक है। उन 4 को देखना है, द्विगुण व्यंजन रह गए हैं, तो 2-4 चीजें और रहेंगी, उसके बाद ये टॉपिक कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। देखिए अब बात करते हैं हमारे रस संयुक्त व्यंजन बचे थे, तो सबसे पहले बात करते हैं संयुक्त व्यंजन की। देखिए संयुक्त व्यंजन कितने हैं हमारे, 4। कौन कौन से, छ, त्र, ज्ञा और श्रा। देखिए छा जो बनता है वो 2 शब्दों के मेल से बनता है, कौन कौन से, एक तो क प्लस सा, ये हलंत मेन रखिएगा। त्रा बनता है ता प्लस रा से, ज्ञा बनता है जा प्लस हुआ से, और श्रा बनता है शा प्लस रा से। बस संयुक्त व्यंजन के विषय में यही चीजें इंपॉर्टेंट है, ठीक। उसके बाद 2 व्यंजन और हमारे बचे थे, द्विगुण व्यंजन, जो आपको मैंने समझा दिए थे इससे पहले वाली वीडियो में। इसके अतिरिक्त इस वर्णमाला में कुछ बेसिक और 2-4 चीजें और बची, जैसे वत्सर्य ध्वनि कौन कौन सी होती हैं। वत्सर्य ध्वनि, वत्सर्य ध्वनि, देखिए वत्सर्य ध्वनि का मतलब ये है कि इनका उच्चारण स्थान और क्या क्या हो सकता है। याद करने का तरीका है स, पहले तो वर्ड आप देख लीजिए कौन कौन से वत्सर्य ध्वनियां होती हैं, सा रा ला ना। देखिए आप अगर वत्सर्य बोल रहे हैं तो ये बोलने में काफी कठिन है। जो चीज बोलने में कठिन होती है वो क्या होती है, जो सरल नहीं होती है, तो सरल ना। तो याद रखिएगा वत्सर्य ध्वनियों में सा रा ला और ना आता है, ठीक है। इसके अतिरिक्त अर्ध स्वर मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, अर्ध स्वर या और वाह होते हैं, ठीक है। उसके अतिरिक्त आपको नासिक के व्यंजन रह गए थे, नासिक के व्यंजन। नासिक के व्यंजन को याद रखने का सबसे सॉलिड तरीका है जो मैंने आपको स्पर्श व्यंजन बताए थे, स्पर्श व्यंजन बताए थे, का, खा,
झा चाता, जा, जा, वहाँ, अणा, अब, भा और माँ। देखिए जो नासिक के व्यंजन होते हैं वे व्यंजन होते हैं जिनकी ध्वनि, जिनको उच्चारण के समय नाक पर ज्यादा जोर पड़ता है। तो प्रत्येक वर्ग का अंतिम व्यंजन जो होता है वो नासिक के व्यंजन भी होता है, जैसे इञा, वा, अणा, ना और मा, ये नासिक के व्यंजन हो गए। इसके अतिरिक्त कोई भी चीज, इससे अतिरिक्त मेरे हिसाब से यदि वर्णमाला में अब कुछ भी आपसे पूछ लिया जाता है, मुझे लगता है कि आप लगभग सारे प्रश्न कर डालेंगे। ठीक है, इसके अतिरिक्त आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है। इन दोनों वीडियो को देखिए ध्यान से, अच्छे से इनको समझिए, एक दो बार कोशिश करिए पहले सुनने की, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा मैसी चीजें हो गई हैं, पर आपने बोलने का प्रयास किया है। चीजों को पहले ध्यान से सुनिए 2 बार 3 बार, और आपको सुनते सुनते चीजें लगभग याद हो जाएंगी। ठीक है, जैसे आप सुन ले, नोट्स बनाना हो तो नोट्स, बाकी बुक्स आपके पास होंगी, सारी बुकों में ये चीजें लिखी हुई हैं। आप कोशिश करिए वीडियोस को देखने के बाद प्रैक्टिस करिए, ढेर सारी प्रैक्टिस करिए इन क्वेश्चन से रिलेटेड। ठीक है, आज के लिए इतना ही, अब नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।